आज जो है हमारा नया पोर्शन रहेगा, फेज डायग्राम का रहेगा, जहां हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी पोर्शन रह गया है, आप लोगों ने जैसे बताया कि ऑर्गेनिक सॉइल का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली रह गया है कई लोगों का, जो कि यहाँ एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो चीज है हम एक दिन रिकॉर्ड कर लेंगे वो 30 मिनट का पोर्शन और आपको दे दिया जाएगा। तो अभी उसके लिए पैनिक नहीं होना है। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है? आवाज क्लियर है? ओके, लखन जी का आ गया है रिप्लाई, यस, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज स्टार्ट करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और हमारे हमारे ख्याल से 2 बज चुके हैं। काफी सारे लोग हमारे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। रोहित आपको ही क्लियर नहीं आ रही है? मैंने इनिशियली पूछा भी था। बाकी लोग बता दें, जिनको क्लियर आ रही है वो यस लिख दें, वाई, और जिनको क्लियर नहीं आ रही है, ओके क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है। रोहित आप रिफ्रेश कीजिएगा, रोहित आप रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। चलिए, तो कल का पोर्शन में एक थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। जिन लोगों का छूटा है ऑर्गेनिक वाला पोर्शंस वो यहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा और उसके बाद आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो कल हमने जो पढ़ा हुआ था, इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा हुआ था। और ये बताइएगा, बोर्ड क्लियर है सभी को? बोर्ड क्लियर है? बोर्ड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। इंट्रोडक्शन में कल हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में। सॉइल होता क्या है? सॉइल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के कारण बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, तो डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो वेदरिंग प्रोसेस से हो सकता है या इरोजन प्रोसेस से होता है। अब मैं बात करता हूं वेदरिंग, तो वेदरिंग यहां पर जनरली 2 तरीके से की जाती है। अगर मैं वेदरिंग की बात करता हूं तो वेदरिंग 2 तरीके से होती है। एक तो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, और दूसरा जो मेरा होता है केमिकल वेदरिंग। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, तो ये फिजिकल एजेंट के द्वारा हो रही होती है। किसके द्वारा? फिजिकल एजेंट के द्वारा हो रही होती है। और ये किसके द्वारा? केमिकल एजेंट के द्वारा हो रही होती है। इसमें जो ऑपरेशंस आएंगे वो फ्लोइंग वाटर होगा। इसमें जो ऑपरेशन आएंगे, फ्लोइंग वाटर, एयर, ग्लेशियर, ग्रेविटी, ये सारे पैरामीटर यहां पर काउंट होंगे। जबकि यहां पर जो काउंट होते हैं पैरामीटर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीजें यहां पर काउंट की जाती हैं। अब मैं बात करता हूं, ये तो सॉइल की बात हो गई। सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है? तो सॉइल पे जो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस के कारण सॉइल के बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। अगेन बात करते हैं यहां पर, उसको सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। तो सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसको बोला जाता है? कार्ल टरजागी। और उन्होंने एक बुक लिखी हुई थी, उस बुक का नाम था अर्ड बाओ मैकेनिक। क्या नाम था? अर्ड बाओ मैकेनिक, अर्ड बाओ मैकेनिक। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूं, अगेन मैं बात करता हूं यहां पर, जो सॉइल के फॉर्मेशन की साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? सॉरी, साइकिल को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल। और सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोला जाता है। अगेन बात की जाती है जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, तो वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अपहीविल, और इसके बाद फिर से वेदरिंग। तो ये साइकिल होती है किसकी? जियोलॉजिकल साइकिल। अगेन वो एलिमेंट जो पेरेंट रॉक के पास रुक जाते हैं, वो सॉइल
जो पेरेंट रॉक के पास ही इकट्ठा हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको रेजिडुअल सॉइल बोला जाता है। और उसकी प्रॉपर्टी पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी के सिमिलर होती है। जबकि जो सॉइल दूर तक ट्रांसपोर्टेड हो जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला जाता है। और इनकी प्रॉपर्टी पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी से अलग हो जाती है। अगेन मैंने बात की हुई थी वहां पर कि वेदरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, फिर हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल की बात की हुई थी। तो हमने जनरली बात की हुई थी कि वाटर जो होता है, वाटर हमारा जनरली सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन, इन तरीके की सॉइल को ट्रांसपोर्टेड करेगा जनरली। लेकिन एयर की बात करेंगे तो सिल्ट और क्ले को जनरली ट्रांसपोर्टेड करता है, बट सैंड का कुछ पार्ट आ सकता है। ठीक है। अगेन हम बात करेंगे ग्रेविटी फोर्सेस, हम बात करेंगे तो जनरली ये कोर्स ग्रेन सॉइल को हमारा ट्रांसपोर्टेड करता है। और कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन आपको क्लियरली पता होंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, हमने कल बात की हुई थी। अब आगे बात करते हैं एक एक करते हुए। सबसे पहले हमने घूमा था नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में गंगा रीजन, वहां पर कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल। और अगर एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन होता है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हमारा होता है फ्लोइंग वाटर। अगर हम फ्लोइंग वाटर की बात करते हैं तो फ्लोइंग वाटर के साथ कौन कौन से लेयर होंगे, अल्टरनेट लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले के वहां पर मिलते हैं। अगेन मैंने बात की हुई थी दूसरा रीजन, तो दूसरी सॉइल की बात की थी वो कौन सी होती है, लैकोस्ट्रिन सॉइल होती है। और अगर लैकोस्ट्रिन सॉइल की बात करें तो ये भोपाल रीजन या लेक रीजन में मिलने वाली सॉइल है। अगर लेक रीजन में मिलने वाली सॉइल है तो इस सॉइल को हमने बोला था कि ये स्टिल वाटर लेक में मिलने वाला सॉइल है। और अगर स्टिल वाटर लेक में मिल रहा है तो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर होगा। अगर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका वॉइड रेशियो हाई होगा और शेयर स्ट्रेंथ लो होगी। साथ ही साथ ध्यान रखना इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है जनरली। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा होता है और आयरन ऑक्साइड के ज्यादा होने एफईओटी यानी आयरन ऑक्साइड के ज्यादा होने के कारण इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है जनरली। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट हम बढ़े थे आगे की ओर, महाराष्ट्र रीजन यानी मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव पे हमें मिला था कौन सा, मरीन सॉइल। हमने बोला था कि सॉल्टी वाटर में जो सॉइल पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मरीन सॉइल बोला जाएगा। और मरीन सॉइल मरीन ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट हमने बात की हुई थी इस सॉइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो इसका भी वॉइड रेशियो हाई एंड शेयर स्ट्रेंथ लो होगा। बट इसका शेयर स्ट्रेंथ, मरीन सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ लैकोस्ट्रिन सॉइल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने चौथी बात की हुई थी ग्लेशियर सॉइल्स। ग्लेशियर सॉइल्स क्या होता है, ग्लेशियर के मूवमेंट से बने हुई जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर सॉइल जनरली वेल ग्रेडेड होता है। अगर हम वेल ग्रेडेड बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल जनरली। बट अगर उसमें सॉइल के साथ स्टोन भी है तो उसको क्या बोला जाता है, टिल बोला जाता है। तो ग्लेशियर सॉइल के दो और नाम है, एक तो हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट सॉइल या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टिल सॉइल भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमने बात की हुई थी तो दो सॉइल की बात की हुई थी जिसके हम बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल में एक मैंने बात की थी किसकी, एओलियन सॉइल की, और एक मैंने बात की थी किसकी, लोएस सॉइल की। अच्छा, कोलैप्सिबल सॉइल किस सॉइल का नाम है, तो कोलैप्सिबल सॉइल किसका नाम है, लोएस सॉइल का नाम है। और कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी सॉइल जिसमें केवल वाटर कंटेंट चेंज होने पर और विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, अगर एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को चेंज नहीं किया जाए, केवल वाटर कंटेंट चेंज किया जाए और वो सॉइल कोलैप्स हो जाए, ऐसे सॉइल का कहा जाते हैं, लोएस सॉइल कहे जाते हैं। बट अगर एओलियन सॉइल की बात करते हैं तो एओलियन सॉइल मेरे जो होते हैं वो सैंड साइज ड्यून्स होते हैं। क्या होते हैं, सैंड साइज ड्यून्स को कहे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली ये होता है सैंड, और लोएस्ट सॉइल में क्या होता है, सिल्ट एंड क्ले हमारा पाया जाता है। अगेन हमने बात की हुई थी यहां पर
जो एओलियन सॉइल है ये जनरली किस कलर में होता है, रेड कलर में होता है, जबकि यहाँ सॉरी ये रेड कलर में होता है और ये किस में होता है, येलो या येलोइश ब्राउन कलर में। लोएस्ट सॉइल येलो या येलोइश ब्राउन कलर में। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने नेक्स्ट सॉइल की बात की थी जिसका नाम था सॉरी कॉलोबियल सॉइल। कॉलोबियल सॉइल, अगर हमने कॉलोबियल सॉइल की बात की थी तो कॉलोबियल सॉइल जनरली इसका दूसरा नाम होता है तालुश सॉइल। तालुश सॉइल इसको बोला जाता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन एजेंट जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट ग्रेविटी फोर्स होता है। कौन होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। अगेन हमने आगे बात की हुई थी कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है तो इसके कारण जो पार्टिकल बनेंगे वो इरेगुलर शेप के बनेंगे और पुअरली ग्रेडेड हो जाएंगे। ठीक है, अगेन आगे बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की। तो नेक्स्ट सॉइल की बात की थी लेटराइट सॉइल, और लेटराइट सॉइल की बात जो हमने की थी ये किस प्रोसेस से बनते हैं, लीचिंग प्रोसेस से बनने वाले सॉइल हैं। किससे बनने वाले, लीचिंग प्रोसेस से बनने वाले सॉइल हैं। इनको क्या बोला जाता है, लेटराइट सॉइल बोला जाता है। क्या, लेटराइट सॉइल बोला जाता है। अगेन लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। मतलब जो भी सिलिका कंपाउंड हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं उनको वॉश करते हुए जो हमारा सॉइल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल बोला जाता है। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने बात की हुई थी बेंटोनाइट सॉइल की, और बेंटोनाइट सॉइल की जब हमने बात की हुई थी तो इसको हमने बोला था कि वॉल्केनिक ऐश से बनने वाली सॉइल हमारी कौन सी कही जाती है, बेंटोनाइट सॉइल कही जाती है। ठीक है, अगेन बेंटोनाइट सॉइल की जो हमने बात की थी इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मॉन्टमेरोनाइट मिनरल का परसेंटेज काफी हाई होता है, जिसके कारण इसमें सॉइलिंग एंड श्रिंकेज भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। सॉइलिंग एंड श्रिंकेज हाई होने के कारण हम बात करेंगे तो प्लास्टिसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा होती है। तो इतनी चीजें ध्यान रखना है। अगेन इसका यूजेस क्या किस फॉर्म में होता है, यूजेस एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के फॉर्म में हमारा इसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कहां पर, ड्रिलिंग ऑपरेशंस में। नेक्स्ट बेंटोनाइट सॉइल की हमने बात यहां पर कंप्लीट की थी और इसी के बाद आपका वीडियो स्टॉप हुआ था या पॉज हुआ था। तो हम देखते हैं बेंटोनाइट के बाद हमने जो बात की हुई थी सारी ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात की हुई थी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल में पहली सॉइल जो मैंने बात की थी वो हमने बात की थी मार्ल सॉइल। और अगर मार्ल सॉइल की मैं बात करता हूं तो मार्ल सॉइल एक ऐसी सॉइल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट रिच सॉइल है। मतलब इस सॉइल में मरीन ओरिजिन की तो है, मरीन में तो मिल रही है, बट कैसी है, कैल्शियम कार्बोनेट रिच। मतलब इसमें जो डेड बॉडीज हैं या बोन्स हैं उनके अवशेष मिलते हैं, उनके कुछ ना कुछ रेजिड्यूअल्स यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो ये होता है मार्ल सॉइल। दूसरा हमने बात की थी लोम सॉइल की। तो लोम सॉइल की जब हम बात करते हैं तो लोम सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। किसके साथ में, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में। तो ऐसी सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में, ऐसी सॉइल को बोला जाता है लोम सॉइल। नेक्स्ट हमने बात की थी पीट सॉइल। तो हमने बात की थी पीट सॉइल। पीट सॉइल वो सॉइल है जिसमें हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है। तो अगर हम बात करें हाईली ऑर्गेनिक सॉइल की तो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कौन सा कहा जाता है, पीट सॉइल। इस सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन पर अवेलेबल होता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब 3 तरीके के ऑर्गेनिक एलिमेंट हैं, तो तीनों का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, चौथा पार्ट बात करता हूं, और चौथे को बोला जाता है मक सॉइल। ठीक है, अगर मक सॉइल की बात करें तो यहां पर तो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, मतलब अप्रोक्स
अगर हम बात करें एंटायर वेजिटेबल मटेरियल, एंटायर वेजिटेबल मटेरियल यहां पर है, मतलब मोस्टली जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, बट यहां पर हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल है। ये हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल, इसका मतलब क्या है? मान लो यहां पर ये आपका 99% ऑर्गेनिक मटेरियल था, अब ये मटेरियल डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद यहां पर क्या बचा? 1% ही केवल ऑर्गेनिक मटेरियल बचा। तो ये जो 1% मटेरियल बचा है, जहां पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो चुका है, उसको क्या बोला जाएगा? मक सॉइल। जबकि ये हाईली ऑर्गेनिक है, इसको क्या बोला जाएगा? पीट सॉइल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मक सॉइल। ठीक है, जबकि इन दोनों को कंबाइंडली, पीट सॉइल और मक सॉइल को कंबाइंडली बोला जाता है क्यूमुलोस सॉइल। क्या बोला जाता है? इनको कंबाइंडली बोला जाता है क्यूमुलोस सॉइल। अगेन हमने एक और सॉइल की बात की थी जिसका हम नाम बोलते हैं टफ सॉइल। जब देखो ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ खत्म हो गए हैं, अब एक और सॉइल की बात कर रहा हूं, टफ सॉइल। और जब मैं टफ सॉइल की बात करता हूं तो टफ सॉइल ऐसी सॉइल है जो वॉल्केनिक एश से बन रही है। किससे बन रही है? वॉल्केनिक एश, बहुत ही फाइन वॉल्केनिक एश से बन रही होती है, मतलब फाइन मटेरियल से बन रही होती है। अब ये वॉल्केनिक एश से बन रही है, बट इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ध्यान रखिएगा, वो तो या तो फिर विंड के द्वारा होता है या फिर वाटर के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, बन तो वोल्केनिक एश से रही है, बट जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है वो विंड है या फिर वाटर है। तो ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में की हुई थी, और यदि किसी का कुछ पार्ट छूटा है तो हम उसको एक अलग से, जो ऑर्गेनिक सॉइल वाला आपका जो ये पार्ट छूटा हुआ है, इसको एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे सोमवार को। क्लियर है बात? तो आज अब नया स्टार्ट करें, यस और नो? स्टार्ट करें? चलिए, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब इसमें भी देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वाइड और वाटर कंटेंट। तो ये 5-6 जो प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 5-6 प्रॉपर्टीज यहां से लेकर के सॉइल जब तक एंड नहीं हो जाती है, तभी तक आपको परेशान करते रहते हैं, तभी तक आपको परेशान करते रहते हैं। तो हमें इन प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से देखना है, बट इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मुझे पहले सॉइल को प्रॉपरली समझना होगा कि सॉइल में होता क्या क्या है। सॉइल को प्रॉपरली समझने के लिए मुझे उसके फेज डायग्राम को समझना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग होने वाली है वो होती है फेज डायग्राम। अब बात कर रहा हूं फेज डायग्राम, लेटर्स प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं? मुझे बता दीजिए लेटर्स की, और बड़े लेटर्स लिखना है। आई होप कि लेटर्स क्लियरली विजिबल हैं। बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर हम बात करते हैं फेज डायग्राम, तो फेज डायग्राम होता क्या है? ठीक है, फेज का मतलब होता है अवस्था और डायग्राम का मतलब होता है चित्र, अवस्था चित्रण। अब अवस्था चित्रण की बात करें या फेज डायग्राम की बात करें, तो यदि मैं सॉइल को देखता हूं तो सॉइल में
क्या क्या एलिमेंट अवेलेबल है वो समझिएगा। सॉइल में क्या क्या एलिमेंट देखिएगा। सपोज ये देखो एक गिलास दिख रहा है, खाली गिलास, कांच का गिलास, ठीक है। अब इस कांच के गिलास में मैंने एक सैंड लेकर के भर दी। अगर मैंने सैंड भरी और गिलास को पूरा भर दिया है, समझना बात को, सैंड भरी और गिलास को पूरा भर दिया है, तो इस गिलास के अंदर अब क्या क्या है, समझने की बात करना। क्या इस गिलास के अंदर सैंड के पार्टिकल हैं और उन पार्टिकल के बीच में कुछ खाली स्थान है या नहीं? क्या क्या है? सैंड के पार्टिकल हैं और उनके बीच में कुछ खाली स्थान है, और उन खाली स्थान में कौन बैठा हुआ है? एयर यानी हवा। मतलब जहां कुछ भी नहीं वहां क्या होना है? हवा का होना है। तो हम बात करते हैं फेज डायग्राम की, कि अगर मैं केवल यहां पर देख रहा हूं एक सॉइल है, तो सॉइल में या तो एक गिलास में सॉइल के पार्टिकल हैं यानी सॉलिड पार्टिकल हैं और एयर है। बट अब मैंने यहां से पानी की बोतल उठाई और पानी की बोतल ऊपर से डाल दी। अगर पानी की बोतल, मान लो थोड़ा सा पानी मैंने यहां पे डाला और यहां से सॉइल बाहर नहीं निकली, मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपली ये हुआ कि जो पानी हमने इसमें ऐड किया है वो कहां पर जाकर के बैठा है? उन खाली जगह में जहां पर एयर बैठी हुई थी। अब एयर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया है? पानी। तो क्या सारे के सारे स्पेसेस से एयर बाहर हो गई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। थोड़ा और पानी डाला तो और पानी डाला, तब भी पानी बाहर नहीं आया, और पानी डाला पानी बाहर नहीं आया, और पानी डाला, अब पानी बिल्कुल सरफेस पे दिखाई देने लगा। मतलब क्या हुआ कि जितने भी जगह एयर बैठा हुआ था उन सभी जगह से एयर क्या हो गया? बाहर। अब मेरे सिस्टम में केवल क्या है? सॉइल के सॉलिड और पानी। सॉइल के सॉलिड और पानी है या नहीं? तो अगर मैं बात करूं, बीच में एक कंडीशन आई थी जहां पर सॉइल के सॉलिड भी थे, पानी भी था और एयर भी था, तीनों चीजें थी या नहीं? तो अगर मैं फेज डायग्राम की बात कर रहा हूं तो आप समझिएगा कि सॉइल के पास तीन तरीके की फेज, या हम बोलें ब्रॉडली जो क्लासिफाइड हो रहे हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड हो रहे हैं, दो तरीके के एलिमेंट क्लासिफाई हो रहे हैं। एक तो सॉइल सॉलिड हो रहे हैं और दूसरे क्या हो रहे हैं? एम्प्टी स्पेसेस। और एम्प्टी स्पेसेस की बात करें, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? वॉइड्स हो रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। लेकिन अगर सॉइल सॉलिड की बात करें तो सॉइल सॉलिड तो सेम थे, चाहे आपने इस गिलास में सैंड लिया और उसके बीच में एयर है, ठीक है, फिर आपने क्या किया? उसमें पानी डालते गए, पानी डालते गए, तो एयर और पानी, एयर और वाटर दोनों का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा था, बट सॉलिड तो अपनी जगह बने हुए थे। तो हम बात करें कि जो भी एयर और वाटर आ रहा है वो किसका स्पेस ले रहा है? वॉइड्स का। तो यहां पर एयर भी है और यहां पर क्या है? वाटर भी है। और एयर और वाटर किस स्पेस में आ रहा है? वॉइड्स के स्पेस में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम फेज डायग्राम की बात करें तो सॉइल में ब्रॉडली क्लासिफाइड एलिमेंट, अगर ब्रॉडली क्लासिफाइड एलिमेंट की बात करते हैं तो दो एलिमेंट है, एक तो सॉइल सॉलिड है, दूसरा एम्प्टी स्पेस है, और उस एम्प्टी स्पेस को नाम दिया गया है वॉइड्स। और वॉइड्स में क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, तो अगर हम इस तरीके से देखें, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो फेजेस की बात कर लेते हैं, फेजेस की बात कर लेते हैं। फेज इन सॉइल, तो सॉइल में तीन तरीके के फेज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बन रहा है थ्री फेज, एक तो बन रहा है थ्री फेज, और एक बन रहा है मेरा टू फेज। अगर हम बात करते हैं थ्री फेज और टू फेज की, तो इस थ्री फेज में आपने देखा हुआ था एक सॉइल का गिलास था, सॉलिड थे, आपने थोड़ा पानी डाला तो
तो पानी ऊपर सरफेस पे नहीं दिखा दिया, नीचे दिखाई दिया, फिर और पानी डाला थोड़ा ऊपर, फिर और पानी डाला सरफेस पे। मतलब बीच में एक ऐसी कंडीशन आई थी जहां पर एयर भी था, वाटर भी था और सॉलिड भी थे। तो थ्री फेज का मतलब है कि यहां पर सॉलिड भी है, प्लस एयर भी है, प्लस वाटर भी है, तीनों चीजें अवेलेबल है। तो इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। ठीक है, थ्री फेज डायग्राम। अब टू फेज डायग्राम की बात करूं तो एक कंडीशन थी, मैंने ग्लास लिया था उसमें केवल सॉइल डाली, मतलब सॉइल के पार्टिकल के बीच में खाली जगह, तो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल प्लस एयर, दो ही चीजें हैं अभी यहां पर, दो ही चीजें हैं। तो हम बात करेंगे, एक हो रहा है टू फेज डायग्राम जिसमें केवल सॉलिड आ रहा है और क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। और एक और टू फेज डायग्राम बन रहा है जिसमें सॉलिड आ रहा है, और जब आप पानी डालते गए और सरफेस पे पानी दिखने, ग्लास के सरफेस पे पानी दिखने लगा, तब आपके पास क्या क्या है वहां पर, तब आपके पास सॉलिड तो है, एयर को किसने रिप्लेस कर दिया, वाटर ने, तो सॉलिड प्लस वाटर। और अगर हम बात करें सॉलिड प्लस एयर, सॉलिड प्लस वाटर, तो ये बन जाता है आपका टू फेज डायग्राम। अभी भी बात समझ में नहीं आई सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, अभी बात समझ में नहीं आई। मतलब थ्री फेज डायग्राम की जब मैं बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन करके आएगा। ठीक है, ये और ये, ठीक है, मतलब तीन एलिमेंट आपको अलग लगा, नीचे क्या होंगे, सबसे नीचे सॉलिड, उसके ऊपर क्या होगा, वाटर, और उसके ऊपर क्या होगा, एयर, क्योंकि एयर सबसे हल्की होगी ऊपर, फिर वाटर, फिर सॉलिड। जबकि यहां पर अगर हम इसको एक बॉक्स के फॉर्म में बनाना चाहें तो नीचे क्या होगा, सॉलिड, और उसके ऊपर क्या होगा, एयर। ठीक है, अब यहां पर बात करें टू फेज डायग्राम की, तो यहां नीचे क्या होगा, सॉलिड, और ऊपर क्या होगा, वाटर। इस तरीके से फेज डायग्राम बनेंगे। अब बात समझना, कोई बोलेगा सर एयर और वाटर का भी तो एक टू फेज बन रहा है, आया ना डाउट, एयर और वाटर का भी एक टू फेज। बट बेटा जब तुम्हारे कांच के गिलास में सॉलिड है ही नहीं, तुम एनालिसिस किसका करोगे, आ रही है बात समझ में, एनालिसिस किसका करोगे, इसलिए सॉलिड का होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझ में आई कि फेज डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम है कि जो भी हमारा ये सॉइल मैट्रिक्स है, अब सॉइल जो मैट्रिक्स है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये तो आपके सॉलिड हो गए हैं इसमें, और सॉलिड के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे कहीं कहीं बीच में इसका वाटर आ गया है, और जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या आ गया है, वहां एयर आ गया है, ये एयर आ गया है। तो तीनों चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाए, जहां पर इनकी प्रॉपर्टीज वॉल्यूम एंड वेट को हम शो करेंगे, वहां पर हमारे ये क्या बन जाते हैं, फेज डायग्राम। और कई बार इनको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम, तो इनको क्या बोला जाता है, फेज डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। तो अभी पहले इतनी बात समझ में आई कि फेज डायग्राम होता क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करने के पर्पज से, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए, हम उनके ब्लॉक्स के फॉर्म में शो करते हैं, लेयर्स में शो करते हैं, और इसको हम फेजेस के फॉर्म में शो करते हैं, इसी को कहा जाता है फेज डायग्राम। आगे हम बात करेंगे फेज डायग्राम के बारे में, और ये थ्री फेज टू फेज में किस तरीके से प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, क्लियर है बात। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि दो स्पेसेस हैं, सॉइल सॉलिड और एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस को ही वॉइड्स बोलते हैं, और वॉइड्स को क्या बोलते हैं, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, ये सारी चीजें नोट करो, इसके आगे फेज डायग्राम की डेफिनेशन लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। तो जल्दी से ये चीजें नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है। किसी का कोई डाउट हो तो यहां जब तक पूछ ले।
चलिए इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नीचे नीचे डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, थ्री फेज system of soil, three-phase system of soil is consisting air, water and solid. Three-phase system of soil is having air, water and solid. Whereas two-phase system is having, whereas two-phase system is having either solid plus air, either solid plus air or solid plus water, or solid plus water, solid plus water, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द फेज डायग्राम इज simple and diagrammatic, simple and diagrammatic representation of a real soil matrix, of a real soil matrix, real soil matrix। यहां पर जो सबसे ऊपर बनाया हुआ है इसको ही हम बोलते हैं रियल सॉइल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड these diagram is also known as, and these diagrams is also known as block diagram. These diagrams is also known as block diagrams, which are used for the study of properties of soil, for the study of properties of soil, studies of properties of soil। क्लियर है सभी को? चलिएगा अब आगे हम थोड़ा सा और एनालिसिस पार्ट करते हैं। इसमें एनालिसिस पार्ट क्या है कि अभी तो हमने केवल इतना देखा है कि फेज डायग्राम कहते किसे हैं। अब फेज डायग्राम हमारी स्टडी में हेल्पफुल किस तरीके से रहेगा ये मुझे अब इस एनालिसिस के बाद पता लगेगा। पहले हमें देखना है किस तरीके से रहेगा और फिर हम एनालिसिस के बाद पता लगाएंगे। ठीक है, आवाज क्लियर है? बीच में मैसेज कर देना अगर नहीं होती है तो मैसेज कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो पहले यहां पर समझ लेना, उसके बाद आगे लिखना। ठीक है, समझते जाना और लिखते जाना। देखिएगा जैसे हमारा ये सॉइल मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमारा क्या था? सॉइल मैट्रिक्स। अगर हम सॉइल मैट्रिक्स की बात करें तो सॉइल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जिसमें हमारा क्या था? ये सॉलिड ग्रेन्स थे, ये सॉलिड ग्रेन्स थे। अच्छा, सॉलिड ग्रेन्स की डेफिनेशंस दे पाओगे क्या? सॉलिड ग्रेन्स आर द, हम बोल सकते हैं सॉलिड ग्रेन्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सॉइल मैट्रिक्स। सॉलिड ग्रेन्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सॉइल मैट्रिक्स which form the skeleton of soil, which form
द स्केलेटन ऑफ सॉइल। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड ग्रेन्स हो गए, अब यहां पर क्या हो सकते हैं, यहां पर कुछ पोर्शन में वाटर हो सकता है, ठीक है, ये कुछ पोर्शन में मैंने बोला वाटर। अब ये वाटर है, ये इस पोर्शन में वाटर है, और यहां पर आ गया है वाटर। वाटर के ऊपर क्या आया है, वाटर के ऊपर आया है एयर। ये वाला पोर्शन जो खाली था, यहां पे क्या आ गया है, एयर आ गया है। तो क्या इस सॉइल मैट्रिक्स को देखने पर मेरे पास सभी कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? और सभी कुछ दिखाई दे रहा है, क्या मैं इस मैट्रिक्स को देख करके वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर या सॉलिड ग्रेन कुछ भी निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कन्वर्ट किया एक फेज डायग्राम के फॉर्म में, और फेज डायग्राम के फॉर्म में किया तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। अब कन्वर्ट हुआ तो ये तीन एलिमेंट को शो करेगा, तीन एलिमेंट। सबसे नीचे कौन से एलिमेंट रहेंगे, सॉलिड। तो ये हैं आपके सॉइल सॉलिड, ये हैं आपके सॉइल सॉलिड। इसके ऊपर क्या रहेगा, वाटर। तो ये आपका आ गया है क्या, वाटर। तो ये तो आ गया है आपका वाटर, और नीचे क्या आ गए हैं, सॉइल सॉलिड। ये आ गए हैं सॉलिड, और इसके ऊपर क्या आएगा, नीचे इसके ऊपर खाली जगह जो है, उस खाली जगह में कौन आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो इस तरीके से तीन एलिमेंट बन गए। बट यदि मान लो यहां से कंप्लीट वाटर को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अगर कंप्लीट वाटर को बाहर निकाल देते हैं, तो कंप्लीट वाटर को बाहर निकालने की कंडीशन में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आएगा कंप्लीट वाटर बाहर। अगर वाटर बाहर तो यही वॉइड स्पेस सॉलिड एज इट इज रहा, ये सॉलिड एज इट इज रहा, ठीक है। और जितना वाटर निकाल दिया, तो वाटर को बाहर निकालने पे उसकी जगह पे कंप्लीटली कौन आ गया है, एयर आ गया है। उसकी जगह पे कंप्लीटली कौन आ गया है, एयर आ गया है। लेकिन सपोज सपोज आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया। अगर इसमें वाटर ऐड करते हो, तो वाटर ऐड करने की कंडीशन में क्या कंप्लीटली जो ऊपर का स्पेस है, उस कंप्लीटली स्पेस में एयर को हटा करके कौन आ जाएगा, वाटर। तो समझने की कोशिश करना, ये हमारा आया सॉलिड, ये कौन आए हैं, सॉलिड। और सॉलिड ने ऊपर हमने इसमें पानी ऐड किया, तो एयर को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, वाटर। अगर एयर को रिप्लेस किया, अब यहां पर कौन आ गया, वाटर। और अगर ये वाटर आ गया है, तो क्या इस पूरे सिस्टम में टॉप तक वाटर दिखाई दे रहा था, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था। गिलास लो, सैंड भरो, सैंड भरो तो एयर और सॉलिड है, फिर थोड़ा पानी डालो, थोड़ा पानी डालो, ये कंडीशन आएगी। और उससे ज्यादा पानी डाल दो कि सरफेस तक पानी दिखाई देने लगे, सैंड में सरफेस तक पानी, तो आप कहां आ जाओगे, इस कंडीशन पे आ जाओगे। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी शो की जाती है। क्या, इस साइड पे हम जो शो करेंगे वो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बीएस। बीएस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां पर जो टोटल स्पेस होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ध्यान रखिएगा, हमने ब्रॉडली दो एलिमेंट बोले थे, एक सॉलिड और एक वॉइड स्पेस। तो दो एलिमेंट होगा, एक सॉलिड एक वॉइड स्पेस। बट अगर मैं बात करना चाहूं, क्या ऊपर वाले पॉइंट को भी दो पॉइंट में अगर हम बांटना चाहें, तो इस एयर को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पर। तो क्या मैं इसको वॉल्यूम ऑफ एयर और इस वाले पार्ट को वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं? तो अगर मैं लिखना चाहूं, तो ये वाला पोर्शन किसका है, वाटर का है, और ऊपर वाला पोर्शन किसका है, ऊपर वाला पोर्शन एयर का है। तो तुम मुझे बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को भी दो पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं या नहीं? ये एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर मैं इस वाले पार्ट को वेट ऑफ सॉलिड WS लिख सकता हूं या नहीं, वेट ऑफ सॉलिड? क्या इस वाले पार्ट को वेट ऑफ वॉइड WV लिख सकता हूं या नहीं, वेट ऑफ वॉइड WV लिख सकता हूं या नहीं?
लेकिन वॉइड्स का जो वेट है, क्या उस वेट को दो पार्ट में कन्वर्ट करते हुए वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं या नहीं? बट यहां पर देखो, तो अगर मैं एनालिसिस करना चाहूं तो एनालिसिस करके क्या लिख सकता हूं? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा या नहीं? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं या नहीं? तो कई बार क्वेश्चंस आपको देता है कि भैया मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना है तो बता दो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना होगा। तो आपको टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस करना होगा, या फिर आपको दिया है कि एक सॉइल मैट्रिक्स है, थ्री फेज सिस्टम है, उसका क्वेश्चन में बोल दिया थ्री फेज सिस्टम है, वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन है और वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अगर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दी, या आपसे पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम का इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम का इतना है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ ना कुछ है, तो बताइए टोटल वॉल्यूम क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अब आगे क्या होगा? आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या? वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पढ़ा होगा। पढ़ा है प्रॉपर्टी? क्वेश्चन ने बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम है, इतना बोल दिया। और आपसे बोला कि बताइएगा कि वॉइड रेशियो कितना होगा। तो आपको एक तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना होगा, एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना होगा। तो आपको क्या दिया है? थ्री फेज सिस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएंगे या नहीं? ये दोनों मिला करके, अरे हुए या नहीं? और टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लोगे या नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपने निकाल लिया टोटल वॉल्यूम के फॉर्म में और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लिया आपने किसने? टोटल वॉल्यूम के फॉर्म में। तो क्या वॉइड रेशियो निकल करके आ जाएगा या नहीं? आ रही है बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कैसे निकालना, ये चीज समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर कि हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर कि ये तो हो गया वॉल्यूम। अब क्वेश्चन हो सकता है सर वॉइड्स का वेट कैसे हो सकता है? वॉइड्स का वेट कैसे हो सकता है? तो मैं बोलूंगा बेटा मुझे ये बताओ, वाटर का वेट नहीं होता है क्या? वाटर का वेट होता है, बिल्कुल होता है। वाटर की डेंसिटी होती है और वाटर को किसके अंदर काउंट कर रहे हैं? वॉइड के अंदर। तो वॉइड के अंदर काउंट कर रहे हैं तो वेट ऑफ वाटर जो होगा वॉइड में काउंट होगा, जबकि वेट ऑफ एयर को 0 मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी ऑफ एयर बहुत 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 कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए इसको निग्लेजिबल मान लिया जाता है। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल मान लिया 0। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, ठीक है, समझना बात को, अगर मैं लिखना चाहता हूं टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड होगा या नहीं? जबकि यहां पर वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जिसमें वेट ऑफ एयर को क्या कर दो आप? लगभग 0। तो वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वेट ऑफ वाटर के बराबर। तो क्या यहां पर टोटल वेट इज इक्वल टू
वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर लिखा जा सकता है थ्री फेज सिस्टम में या नहीं? क्लियर हो गई होगी बात कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये दो समझने वाली बात है। क्वेश्चन आपको कभी ऐसा नहीं देगा कि वो क्या है, या तो वो बोल देगा टू फेज सिस्टम है या बोल देगा थ्री फेज सिस्टम। और अगर इसी क्वेश्चन को टू फेज सिस्टम में ले जाऊं ना, तो मैं बोलूंगा इन अ टू फेज सिस्टम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/2 1/3 ऑफ बी। अब ये टू फेज सिस्टम में क्वेश्चन पहुंच चुका है। अब उसने जैसे ही टू फेज सिस्टम बोल दिया, आप बोलोगे डाटा इनसफिशिएंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर दिया ही नहीं है। तो अगर टू फेज सिस्टम बोल दिया है तो या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होने वाली है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर एक टर्म होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू इतना टर्म होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि इस वाले डायग्राम में चलो पहले। ठीक है, इस वाले डायग्राम में चलते हैं पहले। ठीक है, अगर इस डायग्राम में गए तो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो कि किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं बात करता हूं, ये वाला जो पोर्शन हुआ ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया और ये कितना हो गया है, वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर। और यहां पर अगर हमने वेट ऑफ वॉइड टू वेट ऑफ एयर बोला तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो तो टोटल वेट की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, और यहां पर टोटल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये इक्वेशन देखना। टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड, जो कि कितना है, जीरो। तो टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड हुआ। जबकि यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बात को, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। इस वाली कंडीशन में थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर कितना आएगा, वी एस, यहां पर कितना आएगा, वी वाइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। जबकि हम यहां पर बात करते हैं वेट ऑफ सॉलिड, यहां पर हम बात करते हैं वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो टोटल वेट की बात कर लीजिएगा और यहां पर टोटल वॉल्यूम की बात कर लीजिएगा। तो टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो देखो अंतर कहां हुआ, यहां पर टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड के बराबर है और यहां पर टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर है, और यहां पर भी टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेम है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ और है और यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ और है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम के टर्म्स में, तो टोटल यहां पर अगर हम बात करें क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड या वेट, सॉरी वेट ऑफ वॉइड किसके बराबर है, वेट ऑफ वाटर के। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। हुआ या नहीं? ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई। ये है फेज डायग्राम की कैलकुलेशन। अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया, इसी क्वेश्चन में बोल दिया टू फेज डायग्राम है, टू फेज डायग्राम है, बताओ वॉइड रेशियो कितना होगा यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम का 1/3 है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम का 1/3 है
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, V माइनस 1/3 बाई V, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। ये वाला डायग्राम बन गया या नहीं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे 2/3 ऑफ V, और यहां पुटअप करेंगे तो वॉइड रेशियो की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है या नहीं। अब इसमें एक और चीज बोल दी जाती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखो, अगर मैं इस डायग्राम में बात करना चाहूं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है। कैसे, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं इस कंडीशन में, देखो इस वाली कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर यदि आप निकालते हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम रहेगा या नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम रहेगा या नहीं। बट वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 तो कभी नहीं होने वाला। इस कंडीशन में 3 फेज डायग्राम है, तो इस कंडीशन में 0 तो कभी नहीं होने वाला। तो 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी ये वैल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी। लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से छोटा ही रहेगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हुआ, वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इस वाले डायग्राम की। इस डायग्राम में आप पहुंच जाएंगे तो यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वॉइड्स किससे भरे हुए हैं, वाटर से। टोटल वॉइड किससे भरे हुए, वाटर से। तो यहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, यहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से 0 के बीच में। बट यहां देखो, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कई बार यहां पर इस चीज को बोला जाता है ड्राई सॉइल मास। क्या बोला जाता है, ड्राई सॉइल, मतलब इसके पास वाटर बिल्कुल भी नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास। और इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड सॉइल मास। तो ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या देगा, समझना बात को, क्वेश्चन क्या देगा, यहां पे क्वेश्चन दे देगा इन अ सैचुरेटेड सॉइल मास, इन अ सैचुरेटेड सॉइल मास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। इन अ सैचुरेटेड सॉइल मास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया सैचुरेटेड, तो आपको तुरंत सैचुरेटेड दिमाग में आया, तो ये डायग्राम दिमाग में आना चाहिए कि केवल हमारे डायग्राम में सॉलिड है और सॉलिड के साथ क्या है, वाटर। और क्वेश्चन में सॉलिड की वैल्यू दे दी गई है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर आप निकाल सकते हो, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा या नहीं, और वहां से वॉइड रेशियो डायरेक्टली निकल आएगा या नहीं। क्या आपको लगा कि डाटा इनसफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से इस फेज डायग्राम से अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट हमें इसे समझना जरूरी है। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। डाउट हो तो बता दीजिएगा, कोई डाउट है। नोटेशन लिखना है तो नोटेशन लिख लो, नोटेशन लिखना है तो नोटेशन लिख लो, एक एक करके पहले नोटेशन लिख लो। अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम, तो टी कैपिटल बी इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। एक मिनट मैं बता रहा हूं, डायग्राम डायरेक्टली नोट करना है आपको सिद्धार्थ, डायग्राम डायरेक्टली नोट करना है, बाकी नोटेशन मैं लिखवा रहा हूं, उनके बाद साइड में नोटेशन लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला पोर्शन, एक डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम, ये डायग्राम ही नोट कर लो, बाकी ये वाला पोर्शन छोड़ देना। और अगर तुम्हें लिखना हो यहां पर तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिख लेना, बाकी नोटेशन मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है।
कैपिटल V इज इक्वल टू लिखिएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। फिर लिखिएगा VS इज इक्वल टू, VS इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो देखो पहला सॉइल मास है पूरा और दूसरा क्या है सॉलिड। तीसरा लिखिएगा V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल मास, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल मास। VA इज इक्वल टू लिखिएगा, VA इज इक्वल टू लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सॉइल मास। और लिखिएगा VW इज इक्वल टू, VW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल मास। अब यदि मैं यहां पर लिख दूं W, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। WS क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास। WV क्या हो जाएगा वेट ऑफ वॉइड इन सॉइल मास। WA क्या हो जाएगा वेट ऑफ एयर इन सॉइल मास, जो कि कितना लेके चलते हैं जीरो। जीरो क्यों लेकर के चलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि एयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड बहुत कम है। और लास्ट में W इज इक्वल क्या होगा वेट ऑफ वाटर इन सॉइल मास। वेट ऑफ वाटर इन सॉइल मास। नोट